वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपनी दूसरी क्लास करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डेली दो सब्जेक्ट्स, इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री। और उनकी क्लासेस हम कोशिश करते हैं कि आपको रोज दो क्लासेस आपको मिले, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की और एक इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी की क्लास हम इससे कुछ समय पहले लाइव ले चुके हैं और अब हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आज की क्लास में, जो कि दूसरी क्लास है, उसे कवर करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हम समय के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, जो कि आपके एनडीए, सीडीएस, ओटीए या फिर अदर डिफेंस एग्जाम्स के लिए जरूरी रहते हैं। इसमें आप आरआईएमसी के स्टूडेंट्स भी इन्हें देख सकते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको हायर लेवल का कंटेंट मिलेगा जो कि एनडी और सीडीएस से रिलेटेड ज़्यादा है, बट फिर भी टू गेन सम नॉलेज यू कैन चेक आउट दीज वीडियोज़। और अब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं अभी तक का जो हमने रिविजन किया हुआ है या जितनी भी क्लास की हुई है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम आज की क्लास शुरू करें, उससे पहले हम ये जानेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम अभी तक कहाँ पहुँचे और किस तरीके से पहुँचे हैं। सबसे पहले हमने इसमें अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज से शुरू किया था और फिर हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स कैसे उभर कर सामने आते हैं अमंग अदर यूरोपियन कंपनीज। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो प्लीज़ अपनी हमारी पिछली जो क्लासेस हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड प्लेलिस्ट है एक, और एक इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट है। तो उन सब क्लासेस को देखने के बाद आपको ये ज़्यादा क्लियरिटी से आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। सो प्लीज़ डू चेक आउट ऑल द वीडियोज़ फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट ऑल्सो। हम अभी जहाँ पहुँचे थे वो था एक्विजिशन ऑफ बंगाल, और बंगाल का अधिग्रहण कैसे किया ब्रिटिशर्स ने, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। इसको जानने से पहले हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो बंगाल का रीजन है, जो कि हम पिछली क्लास में भी कवर कर चुके हैं, बट फिर भी एक ब्रीफ आपको रिवीजन करा देते हैं। बंगाल इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविंस। ये एक रिसोर्स रिच प्रोविंस था, यानी कि यहाँ बहुत सारे आपको रिसोर्स मिलते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू रिलेटेड, ट्रेड के एस्पेक्ट से भी, बिकॉज बंगाल कोस्टल एरियाज को भी कवर करता है, बे ऑफ बंगाल था, और किसी भी यूरोपियन कंपनीज का ट्रेड होने के लिए कोस्टल रीजन होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने देखा था while we studying the arrival of European companies कि उन्होंने अपने इनिशियल सेटलमेंट्स सब कुछ ही कोस्टल एरियाज में लगाए थे, अपनी फैक्ट्रीज उन्होंने कोस्टल एरियाज में स्टैब्लिश की थी। बंगाल जो कि मुगल एम्पायर के अंडर एक प्रोविंस था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविंस था मुगल एम्पायर का, बिकॉज इट गिव्स टू मच ऑफ रेवेन्यू टू द मुगल एम्पायर। इसके साथ ही ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन था। जो कुछ भी ब्रिटिश इंपोर्ट होता था थ्रू एशिया, उसका 60% लगभग बंगाल से जाता था। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि बंगाल कितना इम्पोर्टेंस रखा था, और इसे एक्वायर करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसको बाद में उन्होंने तब्दील किया इंडियन कॉन्क्वेस्ट में। उसकी शुरुआत बंगाल से होती है। तो एक बैकग्राउंड फिर से चेक कर लेते हैं, और देन वी केम टू द लास्ट टॉपिक, मतलब आज की जो लास्ट क्लास है जिसमें बंगाल का एक्विजिशन पूरा हो जाएगा। बंगाल के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के भी यहाँ कमर्शियल इंटरेस्ट थे, यानी कि 60% ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स जो कि निकलता था। विनीत तिवारी has attended us, तो विनीत हेलो, वेलकम टू द क्लास। ब्रिटिश इंपोर्ट्स का 60% ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी था वो 60% ऑफ एशिया से जो भी निकलता था गुड्स और जो भी मटेरियल्स है वो बंगाल से होते हुए जाता था। तो आप समझ रहे हैं कि ये मुगल एम्पायर के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इसी कमर्शियल इंटरेस्ट के मद्देनज़र बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका जैसी जगहों पर अपनी इनिशियल फैक्ट्रीज या सेटलमेंट स्थापित किए थे, और अल्टीमेटली इन 1690s में
कैलकाटा नाम की एक ईस्टर्न प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश करते हैं अंग्रेज, और वहाँ एक फोर्ट का भी निर्माण करेंगे आने वाले समय में। तो इस लिहाज से बंगाल एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है इन हिस्ट्री। इसके अलावा कंपनी के और क्या इंटरेस्ट है, तो ये 350 पाउंड्स पर एनम पे करते थे मुगल एम्परर को, जिसकी वजह से या इस पेमेंट के कारण ही उन्हें अलाउ किया जाता था कि वो फ्रीली ट्रेड कर सकें बंगाल रीजन में। और इससे जो फायदा उन्हें होता था वो लगभग 50,000 पाउंड्स का वो गेन करते थे या एक्सपोर्ट करते थे। 350 पाउंड्स पर एनम देने के बाद 50,000 पाउंड्स का उन्हें एक तरह से आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट हो रहा है। बंगाल इज इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद हमने बंगाल का पॉलिटिकल जो भी उसकी हिस्ट्री रही थी इस समय तक, उसके बारे में देखा था, जिसमें हमने मुर्शीद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान तक का टाइम पीरियड देखा था। और इसके अलावा हमने बंगाल जो कि जोग्राफिकली लोकेटेड है एक खास जगह पे, तो बंगाल की ज्योग्राफी की वजह से वो इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट से भी बचा रहा और एक्सटर्नल इन्वेजन से भी बचा रहा, जिन्हें हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। तो इस लिहाज से बंगाल एक प्रॉस्परस प्रोविंस और दोनों ही शक्तियां जो मुगल एम्पायर है और ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह थी। उसके बाद जब अलीवर्दी खान का रूल आता है तो हम देखते हैं कि अलीवर्दी खान को रियलाइज होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मंसूबे क्या हैं, और कार्नेटिक रीजन में वो उनकी गतिविधियों को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन कंपनीज सारी की सारी पावर को हड़प लेती हैं, यूसर्व्ड ऑल पावर्स, और धीरे धीरे उस रीजन में डोमिनेंस स्थापित करने लगती हैं। इस वजह से अलीवर्दी खान ये बात समझ चुके थे कि उन्हें यूरोपियंस को बंगाल से बाहर निकालना होगा, और ये बहुत जल्दी उनकी समझ में आ गया था। हालांकि इसमें एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट आता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है ठीक इसी समय 1756 के टाइम, तो उनके मंसूबे हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान हमने देखा सिराजुद्दौला बिकेम द नेक्स्ट नवाब, और उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे राइवल्स थे, कजिन हो, उनके आंट हो, उनके खुद के सेनापति हो, या फिर उनके दरबार में बहुत सारे जो रिच पीपल रहते थे उनकी वजह से। तो सिराजुद्दौला इनहेरिटेड मैनी ट्रबल्स, एंड आफ्टर सिराजुद्दौला के जो कुछ डिसीजंस थे वो भी उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए। ये चीज़ें भी हमने देख ली थी पिछली क्लास में। फिर हमने बैटल ऑफ प्लासी का अध्ययन किया था, और बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ एक, मतलब इसे बैटल कहना भी सही नहीं होगा, बिकॉज जो प्लासी में हुआ वो एक जस्ट आप कहें कि एक मुठभेड़ थी। बहुत छोटी छोटी आर्मीज एक आम के बगीचे के मैदान में भिड़ी, और उसमें सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी उसने उसका साथ छोड़ दिया, बिकॉज पहले ही ब्रिटिशर्स ने कुछ अलायंस बना लिए थे विथ राइवल्स जो सिराजुद्दौला के साथ तो थे लेकिन उसके विरोधी थे। उनके साथ ब्रिटिशर्स ने पहले ही एक षड्यंत्र रच लिया था, एक साठगांठ कर ली थी, जिसकी वजह से आसानी से उन्होंने बिना ज़्यादा लड़ाई लड़े प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला को हरा दिया, और आफ्टर दैट बैटल सिराजुद्दौला को मार डाला गया। हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी के क्रम में ही जो कि हुआ था, इम्पोर्टेंट जो डेट है इसकी 23 जून 1757। बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को बनाया जाता है अगला नवाब। और एक जो इशू है बहुत समय से जो बंगाल में देखा गया वो ये था कि जो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी बेनिफिट्स दिए हुए थे, स्पेशली इन द रीजन ऑफ बंगाल। और ये हम बार बार देख रहे हैं कि उन्हें टैक्स से छूट थी और एक सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार भी था जिसे दस्तक कहते थे। उस दस्तक का मिसयूज करना और उसकी वजह से बंगाल में जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो नवाब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ मुगल एम्पायर, वो अफेक्ट होता था। और फ्रॉम मुर्शीद कुली खान से लेकर सिराजुद्दौला तक भी ये समस्या हर नवाब ने उठाई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। वो तो ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, लेकिन जो नवाब है जिसे कि टैक्स के थ्रू जिसकी वजह से उसका शासन चलता है, वो टैक्सेस उसे नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है। उनका जो खजाना है वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, क्योंकि टैक्स कलेक्ट कैसे करेंगे? जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाली एंटिटी है उस एरिया में उससे उसका तो टैक्स फ्री है,
और न सिर्फ उसका टैक्स फ्री है, वो ऐसे कुछ सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार रखती है जिसकी वजह से जिन्हें बेच के वो बाकी सारे ट्रेडर्स को भी टैक्स फ्री जो बेनिफिट्स हैं उन्हें दे रही है। तो एक लिहाज से टैक्स कलेक्शन बहुत कमज़ोर हो गया है, और ये थ्रू आउट जितने भी नवाब रहे बंगाल में उन सभी ने इस चीज़ को महसूस किया था, और ये एक कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू बनता था नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। लेकिन अब क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है और मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया गया है, मीर जाफर कंपनी से मिला हुआ है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी कि वो अपने अनुसार वहाँ शासन नहीं चला पाएगा। बिकॉज जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया तो कंपनी ने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था इन पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल, और ये बात मीर जाफर को गलत लगी और उसने डच के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, बट डचेस को हरा दिया इन बैटल ऑफ बाइडेरा, और यू कैन से बैटल ऑफ चिंसुरा, या उसका दूसरा नाम एक बैटल ऑफ हुगली है। इस बैटल में डच को हरा दिया इंग्लिश फोर्सेस ने, और इसके बाद मीर जाफर के दिन भी लगभग पूरे हो गए, और फिर उसके दामाद यानी कि मीर कासिम को अगला नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने नवाब बनने के बदले कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट दिए, जिनके बारे में हम पिछली क्लास में डिटेल में देख चुके हैं। इतने सारे बेनिफिट्स कंपनी को देने के बाद और कुछ रियायतें अपने लिए लेने के बाद, यानी कि अपनी नवाबियत को सिक्योर करने के बाद मीर जाफर अपना शासन चला रहा था। बट हमने ये देखा था कि आफ्टर अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला जो कि इतने एबल्ड नवाब नहीं थे, मीर जाफर इतने एबल्ड नवाब नहीं थे, लेकिन मीर कासिम एक योग्य शासक वर्कर सामने आते हैं, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से खुद को आज़ाद करने के लिए कुछ डिसीजंस लेते हैं। उसमें पहला डिसीजन है उनका कि मुर्शिदाबाद से वो सीधे कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं मुंगेर में। मुर्शिदाबाद जो कि कलकत्ता के पास का इलाका है, वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना हेडक्वार्टर भी है, और वो पॉलिटिक्स में भी इंटरफेरेंस करती है नवाब की। लेकिन मुंगेर जो कि बिहार के आसपास का इलाका है, बंगाल का बॉर्डरिंग रीजन है, वहाँ कैपिटल शिफ्ट करने के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस है इन द पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल, वो कम करने की एक पहली कोशिश की थी मीर कासिम ने। इसके अलावा उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी में चेंज किए थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉयल जो लोग होते हैं उन्हें हटाकर अपने लॉयल लोगों को शामिल किया था, यानी कि उन्होंने रीऑर्गेनाइज की थी अपनी ब्यूरोक्रेसी भी। और इसी के साथ उन्होंने अपनी आर्मी को भी ट्रेनिंग देनी शुरू की थी, उनकी स्किल और एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश की। ये सारी बातें एक इशारा थी कंपनी के लिए कि मीर कासिम भी अब उनके चंगुल से आज़ाद होना चाहता है, ऑल्दो उसने कुछ ट्रीटी करके नवाब बनने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि अब जो कंपनी है उसके मंसूबे ख़त्म होते हैं कि वो बंगाल में अपना एक पपेट गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन वो पपेट गवर्नमेंट बनती नहीं है क्योंकि मीर कासिम उनसे आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब अब मीर कासिम और कंपनी के बीच होंगे कुछ कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें हम देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर कैसे टुक प्लेस करता है। कुछ छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई हैं इन रीजन्स में, जिनमें कठुआ, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती और मुंगेर के इलाके हैं। यहाँ कंपनी की सेना ने नवाब की सेना को हराया है, और इनको हराने के बाद धीरे धीरे वो नई कैपिटल जो कि मुंगेर बनाई गई थी, वहाँ तक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पहुँच जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ तक पहुँचती है तो फिर मीर कासिम को जगह छोड़कर भागनी पड़ती है, और वो शरण लेते हैं अवध में, जो कि नज़दीकी इलाका है बंगाल के बंगाल से लगा हुआ बिहार है, और अवध का इलाका है जो यूपी का रीजन है। जो अवध के नवाब हैं वो, जिनका नाम शुजाउद्दौला था, और जो मुगल एम्परर हैं शाह आलम सेकंड, इनको ये मना लेते हैं एक अलायंस बनाने के लिए, एक संगठन बनाने के लिए। इस संगठन में ये तीनों मिलकर कोशिश करते हैं कि वो कंपनी को हराए। तो द कंबाइंड आर्मी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ, इसकी कंबाइंड आर्मी मीर कासिम की, नवाब ऑफ अवध की, और शाह आलम मुगल एम्परर की। बट ये जो बैटल होता है, दिस इज कॉल्ड द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद उसका क्या परिणाम निकलता है? द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम
सेकेंड वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश फोर्सेस अंडर मेजर हेक्टर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो ब्रिटिश आर्मी को लीड करते हुए बक्सर में हरा देते हैं इन तीनों की कंबाइंड फोर्स को, और इसके बाद बंगाल का एक्विजिशन एक तरह से पूरा हो जाता है। इस बैटल की, जो बैटल ऑफ बक्सर है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसने जो नवाब था बंगाल का, सिर्फ उसे ही नहीं हराया है इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बल्कि इसने मुगल एम्परर को भी हरा दिया है। और इसी के साथ मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन था, उसका जो अंतिम चरण है वो भी पूरा हो जाता है। अब मुगल एम्पायर सिर्फ एक नाम मात्र की पॉलिटिकल पावर रह जाएगी इंडिया में। So the importance of this battle lay in the fact that not only the Nawab of Bengal but also the Mughal Emperor of India was defeated by the English. का मतलब the victory made English a great power in northern India and contender for the supremacy over the whole country. लगभग पूरे देश पे राज करता था मुगल एम्पायर, और उसको हराने वाली जो शक्ति है अब वो अगला उत्तराधिकारी होगी या अगली कंटेंडर होगी पूरे भारत पर राज करने के लिए। तो ये इस बैटल की इंपॉर्टेंस है। तो इससे बंगाल का तो एक्विजिशन हुआ ही, रिसोर्स रिच एक एरिया तो मिल गया ही, उसके साथ ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और फिर बैटल के बाद क्या नए फैसले लिए गए? आफ्टर द बैटल मीर जाफर, याद कीजिएगा, जो प्लासी के वॉर के बाद सिराजुद्दौला के बदले नवाब बनाया गया था, who was made नवाब in 1763 when relation between मीर कासिम एंड कंपनी became strained। आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मीर कासिम मुंगेर अपनी कैपिटल शिफ्ट कर चुका था, तो जब धीरे धीरे छिटपुट मुठभेड़ हो रही थी कटवा के इलाकों में, मुर्शिदाबाद के इलाकों में, गिरिया, सूती, और फिर धीरे धीरे मुंगेर को भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो उस दौरान उन्होंने अपना एक नवाब नियुक्त कर दिया था। वो नवाब था मीर जाफर, जो कि पहले भी कंपनी का नवाब रहा था, लेकिन उसके भी संबंध खराब हुए थे कंपनी से। लेकिन अब मीर जाफर समझ चुका था कि उसे एक पपेट की तरह रहना है, इसलिए उसने एक्सेप्ट किया नवाब बनना, किसके बदले? मीर कासिम के। और मीर कासिम से इन बिटवीन लड़ाई लड़ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। सो आफ्टर द बैटल मीर जाफर हु वाज मेड नवाब इन 1763, यानी कि बिफोर द बैटल जिसे नवाब बना लिया गया था, व्हेन रिलेशन बिटवीन मीर कासिम एंड कंपनी बिकेम स्ट्रेन्ड, जब मीर कासिम और कंपनी के बीच रिश्ते खराब होने लगे थे, तो नवाब बना दिया गया था मीर जाफर उसे। आफ्टर द बैटल उसने ही एग्रीड टू हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिदनापुर, बर्धमान, चिट्टागोंग टू द इंग्लिश। इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये कुछ जो इलाके हैं मिदनापुर के, बर्धमान और चिट्टागोंग के, वो अंग्रेजों को दिए जाएंगे, जिससे कलेक्ट रेवेन्यू के आधार पर अंग्रेज अपनी आर्मी को मेंटेन कर सकेंगे इन बंगाल। द इंग्लिश वेर ऑल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, और सीधे सीधे अंग्रेजों ने अब अधिकार ही ले लिया कि किसी भी प्रकार की ड्यूटी वो पे नहीं करेंगे बंगाल रीजन में, एक्सेप्ट अ ड्यूटी ऑफ 2% ऑन सॉल्ट। सिर्फ नमक कर देंगे 2% का, जिसपे कि बहुत ही मीनियल सा उन्हें एक पैसा देना पड़ता था। इसके बाद ये परिणाम रहे थे बैटल ऑफ बक्सर की। तो आप समझ चुके होंगे कि बंगाल पूरे तरीके से कंपनी के अधीन आ चुका, और न सिर्फ बंगाल बल्कि मुगल एम्पायर को हराने के बाद पूरे देश में भी अब उनके पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पैदा करने के सारे कारण मौजूद हो चुके हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर, कुछ समय बाद जब मीर जाफर की डेथ हो गई, हिज माइनर सन नजीमुद्दौला वाज अपॉइंटेड नवाब। तो उनका एक नाबालिग बेटा था, उसको बनाया गया है अगला नवाब। बट द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले इन द हैंड्स ऑफ नायब सूबेदार। एक माइनर सन को नवाब तो बना दिया, लेकिन जो असली काम करता था वो नायब सूबेदार करता था, और नायब सूबेदार का जो पद था, यानी कि जो उसकी पोस्ट थी, उसे अपॉइंट करना, उसको डिसमिस करने के सारे राइट्स इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखे थे। तो कुल मिलाकर नवाब सिर्फ नाम मात्र का था, और सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो पावर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई थी। तो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 3 फोर्सेज, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्पायर, इन 3 फोर्सेस को हराने के बाद, बैटल ऑफ बक्सर में जीत दर्ज करने के बाद, कंपनी ने कुछ ट्रीटीज की थी अलग अलग, जिन्हें कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये
शुजाउद्दौला शाह आलम के बीच 2 ट्रीटीज की गई थी। इसमें अलग अलग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले शुजाउद्दौला के साथ एक ट्रीटी की जो कि अवध के नवाब थे, और फिर एक ट्रीटी की शाह आलम द्वितीय के साथ, संधि की, समझौता किया मुगल एम्परर के साथ। So Robert Clive concluded 2 important treaties at Allahabad on August 1765 after the Battle of Buxar। और इसमें एक पक्ष थे नवाब ऑफ अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी ट्रीटी में थे मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते हैं इन ट्रीटीज में क्या क्या डिस्कशन किया गया, क्या क्या चीजें की गई। तो जो शुजाउद्दौला यानी कि जो अवध के नवाब थे, उनके साथ ट्रीटी में 3 पॉइंट है जानने लायक। शुजाउद्दौला को एग्री किया गया, शुजाउद्दौला मान गए इस बात के लिए कि टू सरेंडर इलाहाबाद एंड कड़ा टू एम्परर शाह आलम सेकंड। तो अपना अवध का जो इलाहाबाद का रीजन है और जो कड़ा का इलाका है, ये दोनों जगहें हैं अवध के अंदर, वो उन्होंने सौंपने के लिए मंजूर हो गए शाह आलम सेकंड यानी कि मुगल एम्परर को। ठीक है, मुगल एम्परर को देने के लिए तैयार है। उसके साथ ही पे 50 लाख टू द कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी कंपनी के साथ, उसका भुगतान करेंगे। अब वो उसकी जो नुकसान हुए उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए देने के लिए भी वो एग्री हो गए। इसके अलावा बलवंत सिंह जो कि बनारस के जमींदार थे, उनको अपने सारी प्रॉपर्टीज का पोजेशन देना पड़ेगा, यानी कि जितने भी उनके एस्टेट यानी कि जमीन जायदाद थी वो सब ट्रांसफर कर दी गई जमींदार ऑफ बनारस को। तो एक तरह से शुजाउद्दौला को सिर्फ एक आम इंसान की तरह रख छोड़ा कंपनी ने आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और उसके बाद जब दूसरी इलाहाबाद की ट्रीटी करते हैं, वो करते हैं शाह आलम द्वितीय या शाह आलम सेकंड के साथ। शाह आलम सेकंड एग्री करते हैं कि अब वो इलाहाबाद में रहेंगे, और टू बी सीडेड टू हिम बाय नवाब, जो नवाब ऑफ अवध ने उन्हें इलाहाबाद और कड़ा के इलाके दिए हैं, उसमें इलाहाबाद के इलाके में अब शाह आलम द्वितीय रहेंगे, दिल्ली छोड़ देंगे। दिल्ली छोड़ने का मतलब है कि मुगल एम्पायर की जो राजधानी है उसको छोड़ देना। की राजधानी छोड़ देने का सीधा सा अर्थ यही है कि अब आपका जो एम्पायर है वो खत्म हो चुका है। सो पहली चीज तो वो इलाहाबाद में रहना मंजूर कर देते हैं, और इलाहाबाद में भी यूं नहीं, एक जगह दी जाएगी उन्हें, और अंदर कंपनीज प्रोटेक्शन में रहेंगे ताकि दोबारा आप कोई विद्रोह वो ना कर सके। उसके अलावा शाह आलम एग्री कर गए टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लिeu ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सालाना 26 लाख रुपये देगी शाह आलम द्वितीय को, और उसके बदले में बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की दीवानी उन्हें मिल जाएगी। दीवानी कहने का मतलब जो भी कलेक्शन करना होगा, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा, वो सारे राइट्स अब कंपनी के पास है, और इसके लिए वो फरमान इशू कर देंगे एज अ मुगल एम्परर। मुगल एम्परर अब नाम मात्र के रह गए, लेकिन अब उन्होंने उनके थ्रू कंपनी अपने सारे काम करवाएगी। डायरेक्टली कंपनी किसी तरह का कोई एम्पायर सेट नहीं कर रही है, बल्कि मुगल एम्पायर को सिर्फ एक पपेट की तरह यूज करके अपने सारे बेनिफिट्स गेन कर रही है। बिकॉज उसका जो इंटेंशन है वो है जितनी भी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल बेनिफिट लेना है, उससे प्रॉफिट कमाना है, और अभी ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ा देने की कि वही राजा बन जाए। तो जो राजा है उसको राजा बने रहने देते हैं, और उसके अलावा अपने सारे गेन ले लेते हैं। इसके अलावा शाह आलम एग्री करते हैं a provision of rupees 53 lakh to the company in return for निजामत functions of the said provinces। तो जो निजामत के अधिकार हैं वो मुगल एम्पायर को मुगल एम्पायर देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसके बदले में, क्योंकि निजामत यानी कि मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब निजामत के अंदर आते हैं, इन सब चीज़ों को करने के लिए कंपनी को जो खर्चा होगा, उस खर्चे का एक अमाउंट फिक्स किया गया, दैट इज 53 लाख। और ये 53 लाख भी पे करेगा शाह आलम या मुगल एम्पायर कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितना? 53 लाख रुपीस का अमाउंट। तो आप देख रहे हैं कंपनी ने बहुत अच्छा खेल खेला है। 3
रीजन्स की दीवानी लेने के बदले में 26 लाख पे करते हैं अंग्रेज मुगल एम्पायर को, और बाकी रीजन्स में मिलिट्री, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के बदले में फीस वसूलते हैं 53 लाख की मुगल एम्पायर से। 26 लाख वो दे रहे हैं मुगल एम्पायर को, लेकिन 53 लाख उससे ले रहे हैं। कुल मिलाकर लेने का काम या प्रॉफिट में कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये सारी बातें हुई थी इलाहाबाद की ट्रीटी की। आई होप आपको समझ में आई होंगी। और बैटल ऑफ बक्सर आपने समझा होगा कि कैसे लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर, उसके क्या परिणाम रहे। ये जितनी भी ट्रीटीज हो रही हैं और जितनी भी चीज़ें ब्रिटिशर्स कर रहे हैं विद मुगल एम्परर एंड जो बाकी के इलाकों में ज़मींदारी या दीवानी निजामत ले रहे हैं, उसके पीछे खास वजह हैं। आपको एक चीज़ हमेशा समझनी पड़ेगी कि जो इंटेंशन है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो है लूटना, या फिर आप कहें लूट हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज विदाउट पेइंग एनीथिंग दे वांट टू गेन एवरीथिंग। तो सारे के सारे जो प्रॉफिट है, फाइनेंशियल प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, वो सब इंडिया से वो लेना चाहते हैं, और वो सीधे के सीधे सारे रिसोर्सेज को पहुंचाना चाहते हैं ब्रिटेन में, ताकि उनका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फले फूले, उनको सारा का सारा फायदा हो, डेवलपमेंट उनके देश में हो, और इंडिया एज अ टूल यूज किया जाए। तो इन सब पॉलिटिकल इंटेंशंस या इन सब जो भी मंशा है ईस्ट इंडिया कंपनी की, अगर आप उनको समझेंगे तो आपको उनके सारे डिसीजंस को समझने में और आसानी होगी। तो इतनी सब होने के बाद हम एक कंक्लूजन निकालते हैं और हम समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो क्यों है इस तरह से। सो क्लाइव डिड नॉट वांट टू एनेक्स अवध। अवध का इलाका वो चाहते ब्रिटिशर्स तो अपने में मिला लेते, लेकिन उन्होंने अवध के इलाके को बांट दिया। उन्होंने इलाहाबाद और कड़ा दे दिया मुगल एम्परर को और उसे वहाँ रहने को मजबूर किया, और बाकी जितनी भी जगहें थी उनके एक्चुअल पोजीशन को शुजा-उद-दौला से छीन लिया, और जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो बनारस के ज़मींदार को सौंप दी, जो कि कंपनी का ही आदमी बनकर रहता था, और बाकी जगहों पर डायरेक्ट रूल न करते हुए सिर्फ पपेट रखे इस तरह से, जैसे शाह आलम सेकंड को भी रखा और अवध में शुजा-उद-दौला को रखा। खुद एक्विजिशन नहीं किया उन इलाकों का, बंगाल को छोड़कर। तो ऐसा क्यों किया? क्लाइव डिड नॉट वांट टू एनेक्स अवध बिकॉज it would have placed the company under the obligation to protect an extensive land frontier from the Afghan and the Maratha invasion। उस समय की जो परिस्थितियां थी, जैसा कि हमने आपको बंगाल क्यों प्रॉस्पर कर गया, उसमें जो हमने आपको पिछली क्लासेस में ज्योग्राफिकल लोकेशन की इम्पोर्टेंस बताई थी बंगाल की, वो अभी भी कायम है। यानी कि भारत के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से कुछ लुटेरे आते हैं, भारत को लूट कर चले जाते हैं, जो कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के समय से ही नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के रूप में हमने देखे थे। और उसके अलावा मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन के साथ ही एक नई शक्ति उभर कर आती है इंडियन, जो कि है मराठा। तो ये भी चैलेंज कर रहे हैं अब सुप्रीमेसी ऑफ मुगल एम्पायर, और इलाकों में अपना ज़्यादा प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अवध का इलाका है, ये बंगाल, यहाँ बिहार है और यहाँ से लगा हुआ है बंगाल, और यहाँ से हो रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से आक्रमण, और मराठा यहाँ पर हैं और वो एक्वायर करना चाह रहे हैं इस रीजन को, जिसमें अवध भी शामिल है और सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। इसके अलावा यहाँ कुछ छिटपुट विद्रोह करने वाले छोटे छोटे राज्य भी हैं। बंगाल इन सब से दूर रहता है बिकॉज उसके सामने बंगाल यहाँ है और अवध यहाँ है। तो जो भी पहला आक्रमण होगा वो बंगाल पहुँचने वाले के लिए अवध के थ्रू होगा। अगर अवध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर कर लेती तो उसे इसे प्रोटेक्ट करना पड़ता थ्रू दोज इन्वेजन्स, जो पर्शियन इन्वेजन हो रहे हैं या फिर जो मराठाओं के आक्रमण हो रहे हैं उनसे लड़ना पड़ता, उसमें बहुत पैसे की हानि होती। तो इससे बचने के लिए उन्होंने अवध में बिठा दी अपने पपेट, ताकि अगर कोई आक्रमण होगा तो ये सब वो देख लेंगे, सारे नुकसान उन्हें होंगे, कंपनी को डायरेक्ट किसी से भी फाइट नहीं करनी पड़ेगी। और बंगाल के रीजन को सेफ रखा, क्योंकि बंगाल से ही उन्हें सबसे ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट मिल रहा है। बंगाल पर डायरेक्ट रूल एक तरह से कर लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और बाकी इलाकों को यूज़ किया है अपने बफर स्टेट के तौर पे,
अपने को प्रोटेक्ट करने के तौर पे, वहाँ डायरेक्ट किसी भी सत्ता से उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए सिर्फ उनके जो पपेट गवर्नमेंट है वो चलेगी वहाँ, और उनके जो पॉलिटिकल इंटेंशन है वो तो पूरे होते रहेंगे, लेकिन इन केस ऑफ एनी रिबेल या कोई आक्रमण होता है तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस तरह की जो पॉलिसी होती है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे, इसे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कहा है स्ट्रेटेजिस्ट ने, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनाई हुई पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अब हम समझ जाएं कि बंगाल का एक्विजिशन हो चुका है और इस तरीके से कुछ ट्रीटीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने की हैं, और आगे अब हम देखेंगे कि बाकी क्या फ़र्क पड़ा ये ट्रीटी होने के बाद, और फिर बंगाल में किस तरह से शासन हुआ, वो कैसे ख़त्म हुआ, उसके बाद हम बाकी जो रीजन है उनमें कैसे एक्विजिशन हुआ उसकी तरफ बढ़ेंगे। हालांकि अभी हम ये ट्रीटी वाला पोर्शन पूरा कर लें कि हमने जो कंक्लूजन निकाला है। पहला तो है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, यानी कि अवध पे डायरेक्ट कंट्रोल ना करके उसे एक बफर स्टेट के तौर पे यूज़ करना है बंगाल के लिए। ओके, दूसरी बात यह है कि द ट्रीटी मेड द नवाब अ फर्म फ्रेंड ऑफ द कंपनी। इस ट्रीटी ने जो नवाब है बंगाल का उसे कंपनी का एक फ्रेंड बना दिया, एंड टर्न्ड अवध इनटू अ बफर स्टेट। यही बात हमने बताई थी, तो सब कंपनी के सपोर्ट में है और कंपनी को कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठानी है। सिमिलरली क्लाइव्स अरेंजमेंट विथ शाह आलम II was inspired by practical consideration. It made emperor a useful rubber stamp to the company. तो मुगल एम्पायर जो कि डिक्लाइन कर चुका है रियलिस्टिकली, लेकिन वर्चुअली अभी भी मुगल एम्पायर के शासक को बनाए रखते हुए कंपनी ने ये प्रूव कर दिया है कि अब मुगल एम्पायर तो है, जो भी रिवोल्ट होगा इंडिया में वो अगेंस्ट मुगल एम्पायर होगा। हम इसमें कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं या डायरेक्ट हमारी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है, बट मुगल एम्पायर वास्तव में है तो कंपनी के अधीन, तो कंपनी इनडायरेक्टली रूल कर रही है इंडिया पे और मुगल एम्परर को यूज कर रही है एज अ रबर स्टैम्प। बिसाइड्स द एम्परर्स फरमान, और एम्परर के नाम से कुछ फरमान जारी करा के कंपनी अपने सारे पॉलिटिकल गेन्स ले लेती है इन बंगाल और बाकी इलाकों में भी जो भी मुगल एम्पायर के अंडर आते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमें कंक्लूजन में मिली। और मीर कासिम जो कि बैटल ऑफ बक्सर में हार गए, उनके साथ क्या हुआ उनका जिक्र नहीं आया। तो मीर कासिम द डिथ्रोन्ड नवाब ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल की नवाबियत से अपदस्थ या अलग कर दिया गया है, he spent the rest of his life in abject misery as a homeless wanderer and died in June 1777। मीर कासिम का ये हाल हुआ। इसके बाद बंगाल में किस तरह से गवर्नमेंट चली वो हम देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास यूजफुल लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, जिन्हें हम आने वाले समय में आने वाली क्लासेस में रिजॉल्व करेंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। टिल देन अगली क्लास तक मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।